अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपकी सेहत से रिलेटेड भी होते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं, समटाइम आपके करियर से रिलेटेड भी होते हैं। आज जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं वो आपकी सेहत से रिलेटेड है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मौजूदा दौर में कमर के बढ़ते हुए मसाइल और इनकी तकालीफ का इलाज हम बगैर अद्वियात के किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है सुलेमान फ़िरोज़ को, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं रेसलिंग और ग्रैम्बलिंग के। इसके अलावा डायरेक्टर हैं इंजरी एंड रिहैबिलिटेशन के। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम माहूँ। जी सर। जी सर, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कमर दर्द की बात कर रहे हैं, तो कमर दर्द की सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इसकी कितनी इकसाम है, कितनी टाइप्स की हो सकती है कमर दर्द? देखिए, सबसे पहले जो कमर दर्द है ना, जितनी भी कमर दर्दें हैं ये सेम नहीं है। इसके काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस कॉज़ की वजह से, किस वजह से आपको कमर में दर्द हो रही है। नॉर्मली जो आजकल देखा जा रहा है कि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी हो गया है। जैसे-जैसे बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हमारी लाइफ़ में जितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं, हमने मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा दिया। गाड़ी के आ जाने से, बाइक के आ जाने से हमारी जो पैदल वॉक वगैरह थी, इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसके अलावा हमारे ऑफ़िस में हमारे बैठने का तरीका, हमारे चलने का पोस्चर, हमारे सोने का पोस्चर सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। इस सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से होता क्या है कि हमारी जो कमर के मसल्स हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बैक पेन की पहली वजह कि बैक के मसल कमज़ोर हो गए हैं ड्यू टू आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब इन कमज़ोर मसल से आप अगर काम लेंगे तो मसल फ्री हैं, ये बैक पेन का एक कोज है। दूसरा, इस वजह से अगर आप कोई वेट वगैरह लिफ्ट करते हैं, कोई वज़न उठाते हैं, झुक के अपना तस्मा बंद करते हैं, देखा जाता है लोग सुबह उठ के जैसे। दूसरा, आपकी स्पाइन में रीढ़ की हड्डी पे सपोर्ट कम है। होता क्या है कि वो जो आपके अंदर स्पाइन में डिस्क मौजूद होती है, जो कि 80% तक लिक्विड है, फ्लूइड है, वो प्रोट्रूड कर जाता है, स्लिप हो जाता है, जिसको डिस्क स्लिप कहते हैं। अब इस डिस्क स्लिप की वजह से आपको डिस्क के पीछे निकलने की वजह से पीछे नसें गुजरती हैं, नर्व्स गुजरती हैं, जिसको सायाटिक नर्व्स कहते हैं। वो पिंच होती है, दबती है, इरिटेट होती है, जिसकी वजह से कमर की दर्द, बैक पेन ऐसा कॉमन मसला है कि हर घर में किसी ना किसी आप पेशेंट बैक पेन का देखते हैं। उसका सिर्फ एक ही कोड है कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुका है। और इसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट, इस तरह की मेडिसिन जाके फार्मेसी से या किसी भी अपने जनरल फिजिशियन से ले लेते हैं। अब मैं आपको इधर रेफर करूंगा कि अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी पेन किलर का नाम बताएं, तो आप मुझे 2 से 4 पेन किलर्स के नाम गिनवा सकते हैं। उसकी वजह बिल्कुल। ये है कि पेन किलर मार्केट में आम इतने ज़्यादा हो चुके हैं, पेन किलर इतने ईज़िली अवेलेबिलिटी है आपके लिए, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली पेन किलर यूज़ करते हैं। पेन किलर आपके दर्द को तो कम कर देती है, जो कि एक सिम्पटम है, लेकिन जो कॉज़ है, जो कि आपके मसल वीकनेस थी, आपके डिस्क स्लिप थी, या आपको फेसियल जॉइंट में आर्थ्रोपैथी है, इस तरह के काफ़ी कॉजेज़ हैं, वो नहीं ठीक कर पाती। जिसकी वजह से फिर बंदा डिसहार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आपका केस बिगड़ता-बिगड़ता फाइनली सर्जरी की तरफ चला जाता है। जी सर। यहाँ पे मैं अपने सारे व्यूवर्स को बताती चलूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमर दर्द से रिलेटेड, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे। सर, जिस तरह भी आपने बात की स्पाइनल कॉर्ड की और कमर दर्द की, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? स्पाइनल कॉर्ड का और कमर दर्द का कितना ये एक-दूसरे पे डिपेंड करते हैं? देखिए, जो फादर ऑफ मेडिसिन थे ना, उनका नाम था हिप्पोक्रेटस। वो फरमाते थे, लुक वेल ऑन द स्पाइन फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज। दिमाग जो हमारा होता है, ये हमारे स्कल के अंदर होता है। यहाँ से ये एक्सटेंड हो के स्पाइनल कोड
में आपकी स्पाइन के अंदर से हराम मगज के थ्रू पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, इसके साथ कनेक्शन, दिमाग का मसल्स के साथ कनेक्शन, आपके आपके फेफड़ों के पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन जो है ना थ्रू स्पाइनल कोड ही होता है। अब होता क्या है, नॉर्मली आप देखें हमारा बैठने का पोस्चर नहीं ठीक, हम अक्सर मोबाइल पे यूज़ करते हैं, ज़्यादा स्ट्रीमिंग करते हैं मोबाइल पे, या लैपटॉप पे बैठने का तरीका या ऑफिस में हमारे बैठने का तरीका ख़राब होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी स्पाइनल कोड एक्सटेंड होती है। ऐसे में डिस्क स्लिप भी हो सकता है, डिस्क बल्ज भी हो सकता है, और दूसरे नंबर पे इस तरह ख़राब पोस्चर में बैठने की वजह से, मसल के वीक होने की वजह से आपको जो नर्व सप्लाई जा रही है आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपके पूरी बॉडी में। पढ़ाते हुए एग्जांपल ये देता हूँ कि अक्सर जैसे आप बैठे हैं, अब सपोज करें मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अब आप आगे को झुक के इस तरह बैठे जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, अपने कमर को झुका के, और इस पोजीशन पे आप एक गहरा सांस ले देखते हैं, या आपने सांस ले लिए मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी। अब जिस आप देखेंगे कि नेचुरल पोस्चर में अगर आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मोबाइल यूज़ कर रहे हैं झुक के इस तरह बैठते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी रिसर्च के मुताबिक 30% कम हो जाती है। मतलब ये कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाला बंदा, ज़्यादा लैपटॉप इस्तेमाल करने वाला बंदा, ज़्यादा देर तक ऑफिस में बैठने वाला बंदा जिसका पोस्चर ख़राब है, होता क्या है कि उसकी स्पाइनल कोड एक्सटेंड होने की वजह से, सॉरी फ्लेक्स होने की वजह से सप्लाई 30% कम होती है, उसकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई 30% कम होती है। और आजकल जो अब जो हमारी एक टाइम में एक्टिविटी होती थी, हम ग्राउंड जाके एक्सरसाइजेस करते थे, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करते थे, बाहर दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़ करते थे, वो सारी मोबाइल ने रिप्लेस कर दी है, बिल्कुल। जिसकी वजह से हर घर में नी पेन का पेशेंट है, हर घर में नेक पेन का पेशेंट है। इसकी सारी जड़ एक ही है कि हम एक्टिविटी नहीं करते। अब अगर हम जी। ह्यूमन बॉडी को देखें, अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया ही ऐसा है, हम अशरफुल है कि हम जितना मूव करेंगे, जितना हरकत करेंगे, हमारे जॉइंट उतने ही मोबाइल होंगे और हमारे जॉइंट उतने ही हेल्दी रहेंगे। हमारी बॉडी बनी इसलिए है कि वो मूव करे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं करना चाहते, आसानी को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक टाइम था, हमारे दादा का टाइम, जब आर्थराइटर का टाइम आया तो आर्थराइटिस 40 इयर्स के बाद स्टार्ट होना शुरू हो गया, और अब करंटली 35 इयर्स के बाद आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी बाय द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जा रही है। और आप उस बच्चे के बारे में सोचें जो कि एक छोटा बच्चा है, उसकी एक्टिविटी कोई नहीं है, वो या स्कूल जाता है, घर आता है, कंटिन्यूअसली मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब ऐसे बच्चा जब जवान होगा तो उसके टाइम में आर्थराइटिस की एज भी कम हो जाएगी, 30 साल के बाद उसे आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद झुक के काम है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो वो बच्चा मल्टीपल डिजीजेस का शिकार हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज से ही अपनी लाइफ में एक्टिविटी ऐड करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तो होनी चाहिए, ज़रूरी है। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारे हम सेहतमंद रहना चाहते हैं लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं हम सेहतमंद रहें, हमारे बच्चे सेहतमंद रहें, लेकिन हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े। तो एक्सरसाइज एक मेडिसिन है। ये जो हम बाजार में जो मेडिसिन ना, कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं हिपोक्रेटस को अक्सर कोट करता हूँ, वो कहते थे लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सारे जंक फूड ले रहे हैं, सब बाहर का खाना खा रहे हैं, प्रॉपर हमारी न्यूट्रिएंट सप्लाई बॉडी को दे ही नहीं रहे, तो मसल ने तो ऑटोमेटिकली वीक होना है, मसल ने बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली स्पैज़म में जाना है, जिसकी वजह से डिस्क स्लिप, डिस्क बल्ज और इस तरह के सारे कॉजेज हो सकते हैं। तो सर यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि अभी आपने बात की डिस्क डिस्प्लेसमेंट की, और अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि मोहरों का दर्द है, मोहरों की वजह से कमर में दर्द है, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ।
तो मुझे ये गाइड कीजिएगा कि मोहरों का दर्द और जो डिस्क है, ये सेम है, मोहरे और डिस्क सेम चीज़ है कि सेपरेट है? जी। अच्छा, ये मोहरों का दर्द, डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क स्लिप, डिस्क प्रोट्रूजन और सियाटिका या री की तकलीफ, ये काफ़ी ज़्यादा नामों से इसको पुकारा जाता है। जी, जी। अब जब भी हमें ये मसले होते हैं, ये सारा एक ही चीज़ है, सेम है। इसमें आपकी डिस्क के पीछे से स्लिप करती है, नर्व को टकराती है और ये आपको मसला होता है। आज तक जो ये मसले को हल करे, ना आपकी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है, वो सिर्फ पेन को कम करती हैं, पेन को मास्क करती हैं, इज़ ऑल राइट। लेकिन कॉज़ उधर का उधर ही उधर ही मौजूद रहे। रहता है, डिस्क वैसे की वैसी स्लिप रहती है। डिस्क में की स्लिप होने की वजह से नर्व सप्लाई आपके पाँव में रुक जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको कई पेशेंट जिनको सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है। अब होता क्या है कि जब भी हमें ये डिस्क प्रॉब्लम होती है, इस तरह के मसले होते हैं, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं तो उसको सर्जरी रेफर कर दी जाती है। अब किसी भी डिस्क स्लिप वाले पेशेंट को लेके जाएं, पहले उसको मेडिसिन पे रखा जाएगा, उसके बाद उसको सर्जरी रेफर कर दी जाएगी। लेकिन 90% केसेस ऐसे हैं जो बगैर सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। सर्जरी एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। इधर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको कब पता चलेगा कि आया कि आपकी जो बैक पेन है, उसमें सर्जरी आपको करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? अगर तो आपकी कमर की दर्द ट्रैवल करके टांग तक जा रही है, तो इसको पहली चीज़ तो है, इसको शाटिका या सायाटिका बोला जाता है। अब शायाटिका या सायाटिका की जो तकलीफ है, इसके अंदर मेडिसिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ये आपकी रॉन्ग मूवमेंट की वजह से आई है और ये राइट मूवमेंट की वजह से जाएगी। अब जितनी भी सर्जरीज हैं, उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क होते हैं। मतलब ये कि सर्जरी के कोई काफ़ी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, काउंटर इंडिकेशन हैं। कई पेशेंट के बाद उनका लोअर पोर्शन ही नहीं चलता, एपिड्यूरल इंजेक्शन, कई साइड इफेक्ट हैं। इसीलिए साइड करें, पहली चीज़ ये। और अगर आपको सर्जरी रेफर कर दी गई है, तो आप क्या करें, बजाय कि सर्जरी के पहले फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाएं। इंडिकेशन क्या है कि आपको अब सर्जरी करवा ही लेनी चाहिए, वो ये है कि आपकी टांग का दर्द इतना बढ़ गया है कि आपका पाँव ही बिल्कुल सुन्न हो गया है और पाँव में मूवमेंट ही खत्म हो गई है। पहला ये इंडिकेशन है कि आपकी नंबनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप पाँव मूव ही नहीं कर पा रहे। दूसरे इंडिकेशन क्या सॉरी है, सर, मैं यहाँ पे आपको आपका इंटरप्ट आपकी कर रही हूँ। बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट पे कंट्रोल ही दे रहा, यानी कि आपको पेशाब पे कंट्रोल ही नहीं है, आपकी कमर की दर्द की वजह से। जी सर, मैं जी जी। पूछना चाह रही थी, जिस तरह अभी आपने कहा कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँगे अगर हमारा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अगर हमें अर्लियर सिम्पटम्स आ रही हैं कि अभी हमें दर्द स्टार्ट हुआ है, पाँव सुन्न नहीं होता लेकिन टाँग में दर्द होती है, तो हम घर में रहते हुए कौन-सी ऐसी आदात हैं जिसको अपना सकते हैं, या कौन-सी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिनको करके हम इससे जो है वो सेव रह सकते हैं? सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सबसे पहले ये कि जो एक्सरसाइजेज है ना इसके लिए, क्योंकि हर, जिस तरह आपने पहले कहा कि हर बैक पेन का हमें कैसे पता चलेगा कि सेम है कि अलग है। हर बैक पेन अलग है, इसलिए हर बैक पेन की ट्रीटमेंट भी। जी जी, मुझे आपकी बात आ रही है। इसी तरह हर बैक पेन की ट्रीटमेंट भी अलग है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजियो ही आपको गाइड कर सकता है कि कौन सा आपका कोज है जो आपका बैक पेन कोज कर रहा है। तो उसके लिए आपकी एक्सरसाइजेज स्पेशल ही होंगी, हर एक इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान डिजाइन होगा। लेकिन जो कॉमन मसला है वो ये है कि ओबिसिटी। आपको चाहिए अपना वेट रिड्यूस करें, नॉर्मल वेट रेंज में आए। अगर आपका वेट नॉर्मल वेट रेंज में होगा तो होगा क्या कि डिस्क स्लिप होने का मेन वजह है कि आपकी स्पाइन दबती है। दबने की वजह से डिस्क पीछे को निकल जाती है। लेकिन अगर आपका वेट नॉर्मल होगा तो आपकी स्पाइन
के ऊपर वैसे भी प्रेशर कम होगा। मैं अपने क्लिनिक में हम रेफर करते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा पेन है उसको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लटके। अगर वो ज्यादा से ज्यादा लटकेगा तो होगा क्या कि स्पाइन में डीकम्प्रेशन आएगा, जो डिस्क स्लिप के लिए डीकम्प्रेशन आएगा। लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है, आप ओबीस हैं, आपका काफी ज्यादा वजन है, तो आप लटक नहीं सकते, तो उसके लिए भी फिर अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो फिर आपको आपके सिम्टम्स के लिहाज से गाइड की जाती है। जी सर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूंगी। शफकत अली का है, वो पूछ रहे कि एनी डाइट प्लान फॉर दिस। जिस तरह अभी आपने बात की कि ओबेसिटी जो है वो मेन रीजन बन सकती है कमर दर्द की, तो अगर हम अपना वेट लूज करना चाहते हैं एक हेल्दी वे में रहते हुए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा डाइट प्लान यूज करना चाहिए? जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि सर का राब्ता हमारे किसी वजह से मुनक़ता हो चुका है, तो अब जी, जैसे सर हमें हम दोबारा जॉइन डाइट बिल जैसे सर हमें दोबारा जॉइन करना करते हैं है। तो हम उनके साथ बात करते हैं। जी सर, आपको हेलो, मेरी आवाज आ रही आवाज़ है? आ रही है? जी। जुल्करनैन, यार ये ब्रॉडकास्ट बंद हो गई है। सर, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी सर। सर, मैं ये पूछ रही थी कि हमें कौन-सा डाइट प्लान यूज़ करना चाहिए और कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो करनी चाहिए अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं और एक हेल्दी वेट मेंटेन जी, करना चाहते हैं? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जो डाइट प्लान के बारे में आपने पूछा है, जी, हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए जो डाइट प्लान है ना, हम अक्सर डाइट प्लान के चक्करों में रहते हैं, तो होता क्या है कि हमसे ना डाइट प्लान कंट्रोल होता है, ना डाइट प्लान मैनेज होता है, ना हमारा वेट कंट्रोल होता है। इसके लिए जो सिंपलेस्ट तरीका है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया है आज से 1400 साल पहले, वो ये है कि जो उन्होंने खाने का तरीकाकार बताया है, जो खाने का पैटर्न बताया है, अगर हम उसी को फॉलो करेंगे ना तो हमारा वेट नहीं बढ़ने वाला। मतलब क्या है कि जितनी आपको भूख है, भूख रख के खाएं। आपको अगर एक रोटी की भूख है तो आप एक रोटी से कुछ कम खाएं, ताकि आपका वो डाइजेशन में भी इजी हो और आपका फिर वेट इसी तरह मैनेज रहेगा। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि डाइट प्लान एक बहुत लंबा, एक वास्ट टॉपिक है। उसको एक छोटे से जी। प्रोग्राम में हम नहीं कर सकते, जी, जी सर। क्योंकि इंडिविजुअलाइज होता है तो डाइट। सर आप यहाँ पे हमें गाइड कीजिएगा कि हमें कौन-कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, जो डाइट प्लान हमें यूज़ करना चाहिए कि हम कमर दर्द से महफूज़ रह सकें? ना, क्या आपके बॉडी वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज है लाजमी करें, और जितनी आपको जरूरत। सर, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, आपकी तरफ से हमें आवाज़ कट के आ रही है। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी व्यूअर्स, तो सर के साथ हमारा जो राब्ता वो मुनक़ता हो चुका है। तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि सर ने हमें अभी तक जितनी बातें बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही बताया गया है कि आपने अपनी एक्सरसाइज़ जो है वो डेली रूटीन में लेकर आनी है। थोड़ी या ज़्यादा जो आपके बॉडी के लिहाज़ से, बॉडी मास के लिहाज़ से है, वो आपने एक्सरसाइज़ेज़ करनी है और अपनी जो डाइट है उसको भी मेंटेन करना है। वो अभी हमें जो लास्ट में वो बता रहे थे कि हमने अपनी डाइट को किस तरह से मेंटेन करना है, तो हमारे
हमारे मज़हब ने जिस तरह से हमें बता दिया है कि हम अपनी डाइट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने भूख को रखते हुए उतना खाना खाएँ कि हमें बहुत ज़्यादा भूख भी ना लगे, लेकिन हमारी थोड़ी-सी भूख भी रह जाए। फुल पेट भर के खाना ना खाया जाए। वही हमारे स्टमक के लिए भी ठीक है और हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक है। इसके अलावा वो बार-बार जो चीज़ें बताई जा रही थी उसमें ये था कि अगर हम अपने उठने-बैठने की हैबिट्स को चेंज कर लें, अगर हम अपने फ़ोन पकड़ने को, फ़ोन के इस्तेमाल करने को, इन हैबिट्स को चेंज कर लें, हम कमर को ज़्यादा देर झुका के या अपने गर्दन को ज़्यादा बेंड करके ना बैठें, तो हम बैक पेन से जो है वो महफूज़ रह सकते हैं। जैसे ही हमें सर जो दोबारा जॉइन करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सर। सर मैं आपसे पूछ रही थी कि हमें कौन-सा ऐसा डाइट प्लान है जो यूज़ करना चाहिए और हम कमर दर्द से महफूज़ रह सकते हैं कि ग़िज़ा किस हद तक हमारी दर्द को कम कर सकती है? देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ का हम काम मेडिसिन से लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर जितने भी हैं, वो हम नेचुरल डाइट से भी ले सकते हैं। जी। नेचुरल डाइट क्या है हमारे पास जो कि हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, वो ये आपको याद होगा हमारी दादी जो मेरे घर में ये था हमारी दादी ये कहती होती थी कि जब भी आपको दर्द है या अंदरूनी चोट लगे तो आपने हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी बिल्कुल। बेसिकली जो टर्मेरिक है ये क्या चीज़ है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये भी एज़ अ पेन किलर ही काम करती है। इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा फूड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन जो हम शुगर लेते हैं, जो चीनी है, वो आपका क्या करती है कि आपकी इन्फ्लेमेशन से आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में हल्दी इस्तेमाल करें ताकि आपकी सूजन कम हो, ताकि आपकी दर्द कम हो। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ-साथ जो मेन काम है, ये तो ईज़ी है ना, आपने दूध पकड़ा उसमें हल्दी डाली पी ली बस। अब आप चाहते हैं कि आपकी दर्द खत्म हो जाए, इस तरह नहीं होता। ये एक सिनर्जिक इफ़ेक्ट होता है, डाइट प्लस एक्सरसाइज़। जब तक आप एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, आप सोने की चीज़ भी खा लेंगे, उसका आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आप प्रॉपर्ली उसे अब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है और एक्सरसाइज़ की रिकमेंडेशन है 30 से 40 मिनट डेली एक्सरसाइज़ करनी है। अब जो हालात चल रहे हैं पैंडेमिक के, कोविड के, उसके अंदर अगर देखा जाए तो यही पता चल रहा है कि जिन लोगों के इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन थे, वो ही बच रहे हैं इससे। अब बिल्कुल इम्यून ऐसे ही। सिस्टम किनके स्ट्रेंथन थे, जिनकी एक्सरसाइज़ जो रेगुलर कर रहे थे और जिनकी डाइट अच्छी है। इसके अलावा तो मेडिसिन तो अभी कोई निकली नहीं, वैक्सीनेशन तो अभी कोई निकली नहीं। तो इसी वजह से हमें कम से कम इसी सिनेरियो को देखते हुए एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ आना चाहिए। हमारे काफ़ी मसाइल, जुमला मसाइल का हल ही एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज़ एक मेडिसिन है। हमारे इधर क्लिनिक में हम इधर टाउनशिप में सेंटर करते हैं, इधर हर दूसरे दिन ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड कर दी है नेक की, बैक की, अपर बैक की। तो हम उन्हें सिर्फ किसी किस्म के मेडिसिन नहीं देते, सिर्फ एक्सरसाइजेज से, सिर्फ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से उनके स्पाइन को नेचुरल पोजीशन में लेके आते हैं, जिसकी वजह से जिन पेशेंट्स को सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है उनकी सर्जरी नहीं होती, वो नेचुरल अपनी आसान लाइफ गुजार रहे हैं। तो की जो है वो एक्सरसाइज। आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप ये नहीं सोच सकते कि आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो एक्सरसाइज आप ये ना सोचें आप अपने लिए कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारा जो है सर के साथ जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया है। मेरे ख़्याल में ये मौसम की ख़राबी के बायस दोनों तरफ से डिस्कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इस वज़ह से हम उनके साथ राब्ता नहीं कर पा रहे। तो होप सो अगर वो हमें जल्दी जॉइन कर लेते हैं तो हम आपके साथ इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो अब तक मैं आपको बताती चलूँ कि इल्मी सिटी पर हम किस तरह का कंटेंट लेकर आते हैं, आपकी सेहत से रिलेटेड होता है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होता है। आप जिस तरह के भी मसाइल पे बात करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हमें इनबॉक्स करके भी चीज़ें बता सकते हैं कि आप कौन-सी बात को डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर तो हमें सर अभी जॉइन कर लेते हैं तो हम उनके साथ मज़ीद बात करते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा था कि 1 दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए? तो 1 दिन में हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो लाज़मी पीना चाहिए, जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल या हार्मफुल कभी भी नहीं होगा। इसलिए 8 से 10 ग्लास पानी आप लाज़मी पिएँ। तो सर ने हमें अभी तक जॉइन नहीं किया, मौसम की खराबी के बाद हमारा जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम सर के साथ जी, सर ने हमें जॉइन कर लिया, हम उनके साथ बात करते हैं। जी सर। सर आई थिंक सो ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मौसम की वजह से है इस तरह।
तो मैं सिर्फ एक दो अपने ऑडियंस के क्वेश्चंस लेना चाहूंगी हमारे पास जो है, ताकि हम इसके बाद इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें। नई मंजू में वो पूछ रहे हैं कि सर कमर में पेन कभी कभी होता है बट नेक में पेन अक्सर होता है। बैक साइड और हेड में भी नेक के थोड़ा थोड़ा ऊपर नोक वाली हड्डी थोड़ा बाहर निकल आई है, ऐसे लगता है उन्हें। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नाज़रीन, तो सर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह हम दोबारा उनको किसी टाइम पे इनवाइट करेंगे और आपकी क्वेरीज़ भी लाज़मी तौर पे लेंगे और इस टॉपिक को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में मालूमात फ़राहम कर सकें कि आप कमर दर्द से बगैर अद्वियात के किस तरह से महफूज़ रह सकते हैं, या आप अपनी बॉडी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आप कमर दर्द के प्रॉब्लम से ही महफूज़ रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।